एनाटॉमिक स्ट्रक्चर होगी, आप एमआरआई कराइएगा या सीटी कराइएगा तो दिखेगा। हाँ स्टार्टिंग कौन सा तो कट गया, फिर रीस्टार्ट हो गया। ठीक है, क्या है खड़ा बनी देख रहा है। बोलिए। हाँ देख रहा है। अच्छा, आपको भी पढ़ना है? पढ़ना है क्या? देख रहा है। देख रहा है। हाँ जी, तो मेनिंजाइटिस मतलब मेनिंजिस में सूजन हो गया, दिमाग की झिल्ली में सूजन होगा तो मेनिंजाइटिस कहा जाएगा, और यही जो ब्रेन के अंदरूनी हिस्से में चला जाएगा अंदर तक तो एंसेफेलाइटिस हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हो, वायरल का हो, फंगस का हो, कब ब्रेन तक जाएगा? तो यही बात बता रहे थे कि ब्लड ब्रेन बैरियर आमतौर पे फंक्शनिंग होता है, ये एक लिम्फोसाइट का घेरा होता है। समझ लो ना कि जो आर्टरी यहाँ से जा रही है, इसमें ये लिम्फोसाइट बैठ के पहरेदारी करता है। व्हाइट ब्लड सेल का लिम्फोसाइट यही ब्लड ब्रेन बैरियर बना के रखता है। तो इन केस अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो लिम्फोसाइट ने बनाया है, एक बैरियर बना के रखा है कि हम किसी इन्फेक्शन को नीचे से ऊपर ब्रेन तक स्प्रेड नहीं होने देंगे। क्यों भाई? देखिए, ह्यूमन इवोल्यूशन में ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किसी में इन्फेक्शन होगा चलेगा, लेकिन ब्रेन में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बना दिया, लिम्फोसाइट को यहाँ बैठा दिया कि तुमको यहाँ से ब्रेन तक वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, जो भी माइक्रो बैक्टीरिया है उसको ऊपर नहीं जाने देना है। आमतौर पे ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो डिफेक्टिव नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि मेनिंजाइटिस सबको नहीं होगा। मेनिंजाइटिस किसको होगा? जिसका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है डिफेक्टिव होगा। और ब्लड ब्रेन बैरियर डिफेक्टिव किसका होगा? तो कहते हैं कि नवजात बच्चे का ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो डिफेक्टिव होगा नवजात में। ठीक है ना, नियोनेट, दोनों एज के एक्सट्रीमिटी पे, मतलब एक जो पैदा हुआ है और एक जो मरने वाला है, इन दोनों में इम्यूनिटी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, और इसीलिए इनका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ले रहा है, जैसे ओमनाकॉर्टिन, डेक्सोना, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग का और उदाहरण है वही ओमनाकॉर्टिन, मतलब जितना स्टेरॉइड है, और भी बहुत सारा इम्यूनोसप्रेसेंट आता है। ठीक है, या कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें इम्यूनिटी क्या हो गई हो, डाउन हो गया हो, या माल न्यूट्रिशन हो, हैं? इसी तरीके से किसी को HIV एड्स हो तो इसकी भी तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये तो कहा जाता है इसको। ठीक है, बोन मैरो सप्रेशन वाली कोई एंटी कैंसरस ड्रग ले रहा हो व्यक्ति, ठीक है, एंटी कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा हो, तो इन लोगों में क्या होगा कि इम्यूनिटी इनकी कमजोर है, ब्लड ब्रेन बैरियर इनका डिफेक्टिव है, और इस वजह से ऐसे लोगों में कोई भी इन्फेक्शन होगा, जनरल इन्फेक्शन जो ब्लड में गया या किसी लोकल ऑर्गन में है, तो वहाँ से वायरस, बैक्टीरिया या फंगस के ब्रेन में जाने के चांसेस क्या होते हैं? ठीक है, तो अब ये बताइए कि नवजात बच्चों में कौन सा, हम लोग पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो नवजात बच्चों में कौन कौन सा बैक्टीरिया है जो मोस्ट कॉमनली मेनिंजाइटिस कॉज करता है? नाम एक भी? हाँ, मेनिंजोकोकल बड़े बच्चों में करता है। छोटे बच्चों में, नवजात में ई कोलाई, क्लेब्सिएला और स्यूडोमोनास। ठीक है, आमतौर पे इसका देखने को मिलता है। ठीक है,
2 महीना से लेके और 3 साल के बच्चों में कौन सा इन्फेक्शन मिलेगा? ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी है, हिब और स्टेफाइलो कोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, वही अगर 3 साल से 12 साल के बच्चे में बात किया जाए तो इनमें स्टेप ये रह जाएगा, ये रह जाएगा और मेनिंगोकोकस, अभी कौन पढ़ रहा था मेनिंगोकोकस, ये ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आमतौर पे ऐसे एज ग्रुप में नवजात में इकोलाई क्लेप्सिला ये सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इस टाइप का बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और इस एज ग्रुप में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके साथ देखिए बैक्टीरियल तो एक मान के चलिए कि थोड़ा सा जिसका इम्यूनिटी हल्का लो होगा उसको भी हो सकता है। वायरल और फंगल जो है जिसका एकदम इम्यूनिटी लो होगा, बहुत ज़्यादा लो होगा, उसी को होता है। हल्का फुल्का इम्यूनिटी लो में वायरल और फंगल का मेनिंजाइटिस नहीं होता है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस तो लो इम्यूनिटी में हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो, टीबी पहले से हो उसको चेस्ट में तो वहाँ से स्प्रेड कर सकता है। और मलेरिया में भी अगर माल न्यूट्रिशन है, मलेरिया हुआ तो मलेरियल मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। वायरल में अगर बात करेंगे तो हम लोग जो उस दिन पढ़े थे ऑप्टिक सिम्प्लेक्स वायरस, टाइप 1 वाला तो माउथ में कर रहा था, टाइप 2 वाला जेनाइटल्स में, तो इनका इन्फेक्शन हो सकता है। और वेरिसेला का हो सकता है, जो चिकन पॉक्स निकलता है। चिकन पॉक्स के बाद मेनिंजाइटिस बहुत कॉमन है, दिमागी बुखार। और मिजल्स वाला जो वायरस है वो भी दिमागी बुखार कर सकता है, इम्यूनिटी डाउन होगा तो। और मम्प्स का जो वायरस है, और वायरस में किसी को जानते हैं जो करता हो इन्फेक्शन, आमतौर पे यही वायरसेस। अच्छा, जेई, अरे सबसे कॉमन नाम आप लोग भूल रहे हैं, जापानीज इंसेफेलाइटिस, जेई वायरस, यही में कॉर्ड आता है जी गोरखपुर में, इसका नाम कैसे भूल गए? तो वायरल में ये सब करता है। ठीक है, फंगल में अगर देखा जाए तो कैंडिडा है, आमतौर पे कैंडिडा का फंगल मेनिंजाइटिस होता है छोटे बच्चों में, नवजात बच्चों में या बूढ़े लोगों में एंटी कैंसर दवाई ले रहे हैं लोग में संभावना रहती है कि फंगल मेनिंजाइटिस हो गया हो, डेवलप कर गया। ठीक है, अब देखो इसमें से किसी से होगा मेनिंजाइटिस तो लक्षण सेम आएगा, क्लिनिकल फीचर जो है वो अलग, माने आप क्लिनिकली डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किससे हुआ है। आप एज वाइज अंदाजा लगाएंगे कि उम्र कौन सा है तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है। बाकी जब हम लोग बच्चे का या जो भी व्यक्ति जिसको मेनिंजाइटिस हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो जब उसकी रीड कार्ड से पानी निकाल के चेक करते हैं, एलपी का चेकअप करते हैं ये वाला, तो यहाँ जाके क्लियर होता है कि बैक्टीरियल है कि वायरल है कि ट्यूबरकुलर है कि मलेरियल है कि फंगल है। ठीक है ना, बिना इसके हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते हैं। तब तक के लिए हमको इतना जानना है कि एज वाइज कौन सा वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है। फिर अब आ जाइए क्लिनिकल फीचर कि कब आप सस्पेक्ट करेंगे, मरीज क्या कहेगा आपसे, कौन सा लक्षण बताएगा, सिम्टम बताएगा कि आप सस्पेक्ट कीजिएगा कि इसको मेनिंजाइटिस हो रहा है। तो पता है कि नवजात बच्चे की अगर बात की जाए
तो नवजात बच्चे में क्या लक्षण आएगा? रिफ्यूजल टू फीड, बोलेगी माँ की दूध छोड़ दिया है। लेथार्जिक हो गया मतलब सुस्त हो गया। टेम्परेचर डाउन हो गया, ठंडा पड़ने लगा शरीर। लाइट मारिएगा तो बच्चा रोने लगेगा, आंख पे रोशनी मारिएगा लाइट टॉर्च तो बच्चा आंख मचमचाएगा और रोएगा। और उसका एफ जो है एंटीरियर फोंटानेल तालु क्या होगा? बल्जिंग होगा, बाहर की तरफ फूल जाएगा, तालु फूल जाएगा। कौन कौन से कारण हैं जो नवजात बच्चे में मेनिंजाइटिस कारण बन सकता है? माँ को डिलीवरी के दौरान बुखार रहा हो, लीकिंग पीवी 12 घंटा से ज़्यादा से रहा हो, प्रीमैच्योरिटी हो, मैटरनल सेप्सिस हो। ठीक है, ये कंडीशंस अगर हैं तो हम बच्चे में, नवजात बच्चे में मेनिंजाइटिस के बारे में लेके चलेंगे कि इसको मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा बड़े बच्चों में आ जाइए और एडल्ट्स में, उनमें क्या लक्षण आएगा भाई? तो ये है हाई ग्रेड फीवर। ठीक है, बहुत तेज बुखार आएगा, कितना? 103, 4, 5 तक जाएगा फीवर। उसके बाद हिस्ट्री मिलेगा कि धीरे धीरे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होने लगा, मतलब टाइम, प्लेस एंड पर्सन, आदमी माने व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से उसके बारे में भ्रम होने लगा, पहचानना मुश्किल हो गया, कहाँ बानी रे माई, ठीक है ना, खाया तो मैं फिर खिलाओ। तो इस तरीके का जहाँ उसके बच्चे के बिहेवियर में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के लिए, हाई ग्रेड फीवर के बाद, और फिर 24 घंटा के अंदर अंदर बच्चा डीप कोमा में चला जाता है, ये लक्षण मिलेगा। उसके बाद झटका आ सकता है, खासकर तीसरे और चौथे दिन, बुखार के तीसरे चौथे दिन। ठीक है, और फीचर्स ऑफ इंक्रीज्ड आईसीटी मिल सकता है। इंक्रीज्ड आईसीटी क्या है भाई? हम हमेशा समझाते हैं कि अंदर सूजन हो रहा है, तो अंदर तो स्पेस है नहीं, बाहर पढ़ने का तो जगह है नहीं, तो ब्रेन कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ प्रेशर डालेगा, और जब प्रेशर डालेगा तो ये जो अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो बहता है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, और उस दबाव के वजह से कुछ लक्षण निकल के आएंगे पेशेंट के अंदर। उसी को हम लोग साइंस ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन, मतलब क्रेनियम के अंदर, दिमाग के अंदर क्या है? प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, तो उसी को इंक्रीज्ड आईसीटी या आईसीपी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लक्षण क्या आएगा और क्या चिन्ह मिलेगा हमको? तो लक्षण जो पेशेंट बताएगा, फ्रंटल हेडेक, हमने के हिस्से में दर्द, सिर दर्द, और बहुत तेज दर्द, मतलब बाप बाप चिल्लाने वाला दर्द। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, सामान्य वोमिटिंग और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग में अंतर क्या है? ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में वोमिटिंग होगा, ऐसे मारेगा, ऐसे तुरंत यहाँ कपड़ा पे नहीं गिरेगा, उसका उल्टी ओ पूरा फेंक देगा बाहर, इतना दूर फेंक देगा, इसको प्रोजेक्टाइल। एक मोशन होता है ना जी, ऐसे तो पढ़ा होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो अगर ये व्यक्ति है तो वोमिटिंग इसका कैसे होगा? यूं होगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, डिप्लोपिया, पेशेंट बोलेगा कि हमको दो को दिखाई दे रहा है, एक का दो, या ब्लरिंग ऑफ विजन, क्या बता सकता है? धुंधला दिखाई दे रहा है भाई हमको, ब्लर्ड विजन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है भाई? जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा तो रेटिना जो है, रेटिना पे भी तो दबाव आएगा, और रेटिना पे दबाव आएगा तो क्या होगा? जो क्रेनियल नर्व वहाँ से रेटिना को सप्लाई कर रहा है, वो उसके ऊपर दबाव होगा, और उसी की वजह से पेशेंट को दो दिखाई देगा या धुंधला दिखाई देगा। और हाइपर वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। टोनिक स्पाज्म हो सकता है, उसके शरीर में
अकड़ाहट है, सारा हाथ पैर यूं करते रहेगा, यूं अकड़ते रहेगा इसे, ठीक है। तो ये सिम्टम बताएगा। अब इसके साथ और क्या सिम्टम मिलेगा, किसी भी तरीके का फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिल सकता है, FND। एक FND हम बताए थे, जो मतलब पेशेंट को कोई बीमारी नहीं है और फिर भी अलग अलग तरीके का लक्षण बता रहा है, तो वो FND हम बताए थे कि फंक्शनल न्यूरोसिस डिसऑर्डर, और ये FND है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। मतलब पेशेंट ये कह सकता है कि हमारे एक पैर में, एक हाथ में, या एक तरफ के हाथ पैर में, या दोनों पैर में, या दोनों हाथ में सुन्नापन है, कमजोरी है, पावर लॉस है, कुछ पकड़ाइएगा तो पकड़ नहीं पाएगा, हाथ से छूट जाएगा। तो इसको कहा जाता है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। कर दीजिए नहीं है जी रात में। तो ये सिम्टम मिलेगा, ठीक है। और साइन क्या मिलेगा जी, साइन देखो यहाँ है, एग्जामिन करोगे, एग्जामिनेशन में ही साइन मिलता है ना जी। जी जी आप बोला है तो साइन में GCS देखा जाता है पहले तो। इसको कहते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। क्या कहा जाता है, ग्लासगो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोमाटोज पेशेंट्स में, जो मरीज बेहोश है, उनका स्केलिंग निकाला कि कैसे उसको स्केल कीजिएगा कि वो किस पोजीशन में है और उससे उसकी स्थिति बिगड़ रही है कि ठीक हो रही है, ये कैसे होगा, उसी का एक स्केल बनाया उन्होंने, ठीक है ना। इसमें E4 M6 V5 होता है। ये क्या होता है डिटेल में अगर जाएंगे हम लोग तो एक लेक्चर उसके लिए चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे हम लोग, उसको अलग से वीडियो एक बना लेंगे, मैंने उस पार्ट का एक वीडियो अलग बना लेंगे, ठीक है ना। ये कर ही लिया जाए साथ में। कितना मिनट हुआ, 17 मिनट। 9 पाएगा। तो उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग, जिसमें जानेंगे कि GCS देखा कैसे जाता है, ठीक है ना। अभी के लिए इतना जानो कि इसमें E से I होता है, M से मोटर होता है और V से वर्बल होता है। तो जैसे आंख के लिए 4 पॉइंट दिया जाएगा, मोटर एक्टिविटी के लिए कितना पॉइंट दिया जाएगा, 6 पॉइंट, और वर्बल एक्टिविटी के लिए कितना दिया जाएगा, 5 पॉइंट। तो कहता है कि अगर बच्चा अपने अपने आप आंख खोल रहा है और बंद कर रहा है स्पॉन्टेनियस, तो उसको आई में हम 4 नंबर देंगे, E4 देंगे। और अगर बोलने पे, ए राहुल आंख खोलो, बोलने पे आंख खोल रहा है, तो उसको हम आई में कितना नंबर देंगे, E3 नंबर, ठीक है। और अगर पेन पे, दर्द देने पे, चिकोटी काटने पे अगर आंख खोल रहा है तो E में 2 नंबर देंगे, और कुछ भी करने पे आंख नहीं खोल रहा है तो E में 1 नंबर देंगे। समझ में आ गया। ऐसे ही V के लिए, M के लिए क्या है कि ऐसे ही हाथ पैर अपना चला रहा है तो M में हम 6 नंबर देंगे। और पेन पे, दर्द पे, हाथ पैर सिकोड़ रहा है, फ्लेक्स कर रहा है, लोकलाइज कर रहा है, देखो हम चिकोटी काटे तो मेरा हाथ पकड़ लिया, बच्चा बेहोश है लेकिन मेरा हाथ पकड़ लिया, तो मोटर में हम उसको 5 नंबर देंगे, ठीक है। और अगर हम चिकोटी काटे तो हाथ मेरा नहीं पकड़ रहा है लेकिन अपने हाथ बदन को क्या कर रहा है, सिकोड़ रहा है हाथ पैर को, तो M में कितना नंबर देंगे, 4 नंबर। उसी तरीके से अगर हमको हम उसको मान लो कि कहीं पे पेन दिए तो उस पे फ्लेक्स ना करके विथड्रॉ कर ले, हमने पेन दे रहे हैं तो पैर हटा ले, अपना हाथ में काट रहे हैं चिकोटी तो हाथ हटा ले, ये विथड्रॉल होता है। तो विथड्रॉल पे 4 नंबर देते हैं और फ्लेक्शन पे क्या देते हैं, 3 नंबर। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो
एम में 2 नंबर देते हैं, बाकी उसके नीचे का तो 0 ही जाएगा। 1 नंबर अब हम बोल रहे हैं, डिटेल में जब हम लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे इसके बारे में। और वर्बल के लिए होता है कि ओरली अगर बोल रहा है बच्चा तो 5 नंबर, मुंह से बोल पा रहा है कुछ तो 5 नंबर, कुछ ऐसा बोल रहा है जो मतलब मैचिंग नहीं है, अलबला रहा है, तो उसमें हम देंगे उसको 4 नंबर। और इनएप्रोप्रिएट रहेगा तो 4 नंबर है, और इनकम्प्लीट है मतलब कुछ बोल रहा है आधा आधा छूट जा रहा है तो 3 नंबर देंगे। और ऐसा कुछ बोल रहा है जिसका कोई तारतम्य नहीं है तो 2 नंबर देंगे, और नहीं बोलेगा तो 1 नंबर। तो इस तरीके से ये ग्रेडिंग की जाती है जीसीएस। और जीसीएस ना किसी भी न्यूरोलॉजी के पेशेंट में, चाहे वो मेनिंजाइटिस का हो कि ट्यूमर का हो कि ट्रॉमा का हो कि मतलब किसी भी कारण से अगर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है किसी का, तो सबसे पहला काम उस मरीज में हम जीसीएस स्केल देखते हैं, उसका ग्लासगो कोमा स्केल चेक करते हैं कि कितना है। जीसीएस का कहा जाता है कि वो जोड़ोगे तो कितना होगा जी, 4, 6, 10, 5, 15 टोटल मार्क्स कितना हुआ 15। तो अगर किसी का 7 नंबर आ रहा है 15 में तो कहा जाएगा कि इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, मतलब इसके ठीक होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। और लेस देन 7 है तो प्रोग्नोसिस क्या है, पुअर है, जिंदा होने के चांसेस कम है, बचेगा भी तो मॉर्बिडिटी मतलब विकलांग हो जाएगा। और ग्रेटर देन 7 है तो गुड प्रोग्नोसिस है, ठीक ना। एक तो प्रोग्नोसिस हमको बताने में आसानी हो जाता है अगर हम जीसीएस निकाल लिए तो, और दूसरा कि पेशेंट मान लो 6/15 पे भर्ती हुआ और 24 घंटा के बाद 8/15 पे पहुंच गया, तो पेशेंट हमारा सुधर रहा है कि खराब हो रहा है, सुधर रहा है। हमको उसका ग्रेडिंग करना आसान हो जाता है कि पेशेंट अब बेहोश पेशेंट है तो उसमें कैसे पता लगेगा कि सुधर रहा है कि खराब हो रहा है, तो जीसीएस से पता चलेगा। इसी के लिए बेहोश मरीजों के लिए वो जीसीएस स्केल बनाया गया, ठीक है ना। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस में ग्लासगो कोमा स्केल पे पेशेंट 7, 8, 9, 10 तक मिल सकता है। नेक रिजिडिटी मिलेगा, मतलब गर्दन में क्या होगा, आंकड़ा 8 होगा। जब आप बोलिएगा कि ठुड्डी से इसको छुइए छाती को, तो उसको यहाँ पीछे लेफ्ट में दर्द होगा, छू नहीं पाएगा। कॉर्निक साइन क्या होता है, कॉर्निक साइन क्या होता है भैया, जो मैं हमेशा करता हूँ, पेशेंट को सीधा लेटा के और जब उसका पैर बेंड करके पेट पे लाएंगे और उसके बाद सीधा जब करेंगे तो 130 डिग्री से ज़्यादा सीधा मतलब ऐसे जो है इससे मतलब मान लो मैं लेटा हुआ हूँ तो इस पोजीशन से सीधा नहीं कर पाएगा, 90 तक नहीं ला पाएगा वो। अब एक आदमी यहाँ लेटे तो सिखाऊं, कौन लेटेगा, कौन गंदा करेगा अपना कपड़ा। तो ये मान लीजिए कि इनका हमको देखना है कॉर्निक साइन, तो इनको हम इस पोजीशन में लाएंगे, ठीक ना, ये स्ट्रेट रहेगा। अब जब इनको हम उठाएंगे तो ये देखिए यहाँ से सीधा ये पूरा 90 कर ले रहा है ना, ये 90 डिग्री बना लिया। लेकिन अगर मेनिंजाइटिस इसको हो जाए तो क्या होगा, ये नस जो साइटिक नर्व है उसको जब आप पूरा सीधा कीजिएगा तो मेनिंजेस यहाँ क्या होगा, इरिटेट हो जाएगा ना इरिटेट, तो इसको बहुत तीखा दर्द होगा। तो ये सीधा नहीं करेगा, ये यहीं कहीं ले आकर रोक देगा, कहेगा ना 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 इसके आगे मत ले जाइए। अगर पेशेंट बेहोश है तो जब तुम इसके ऊपर ले जाओगे तो इधर से गर्दन उठा लेगा। इसको कंपनसेट करने के लिए वो क्या करेगा, गर्दन उठा लेगा ताकि नस पे ज्यादा दबाव ना पड़े। ये है कॉर्निक साइन, ठीक है। इसके
उसके बाद ब्रुजिन्स्की साइन होता है। ब्रुजिन्स्की साइन में 3 चीज होता है, चिक साइन, नेक साइन और क्यूबिक साइन। तो क्या होगा कि यहाँ हो जाए एक आदमी बैठा, चिक साइन में क्या होगा, बैठो हम चिक साइन में बैठ जा, तो बैठो बता रहा हूँ। जब इसके जाइगो मतलब ये जाइगोमेटिक बोन जो होता है उसके ऊपर जब प्रेशर दिया जाएगा, यहाँ पे जब मैं प्रेशर दूंगा यहाँ पे, तो ये दोनों हाथ फ्लेक्स कर लेगा ऑटोमेटिक। मैं जैसे ऐसे बैठ के इसको यहाँ, ये जाइगोमेटिक बोन है इसका, तो जाइगोमेटिक बोन पे जब प्रेशर दूंगा तो दोनों हाथ इसका ऑटोमेटिक क्या होगा, फ्लेक्स हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं चिक साइन। पेशेंट के चिक पे मैं प्रेशर कर रहा हूँ और उसका दोनों हाथ सिकुड़ जा रहा है, तो ये चिक साइन है। उसके बाद दूसरा है ब्रुजिन्स्की में क्या, और ये नेक साइन। नेक साइन में क्या होता है कि अगर मैं पेशेंट को लेटा के ऐसे और सडनली उसका गर्दन ऐसे कर दूं, तो दोनों हाथ और दोनों पैर क्या करेगा, वो एक साथ झटके के साथ सिकोड़ लेगा, फ्लेक्स कर लेगा दोनों हाथों और पैरों को। इसको हम लोग कहते हैं ब्रुजिन्स्की का नेक साइन क्या है, पॉजिटिव है। और तीसरा होता है प्यूबिक साइन। लेटो सीधा, प्यूबिक साइन ये है मरीज का प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ प्रेशर देंगे यहाँ पे, तो दोनों पैर पेशेंट मोड़ देगा, तो ये है प्यूबिक साइन पॉजिटिव, ठीक है। ये तीनों ब्रुजिन्स्की में आता है। तो ब्रुजिन्स्की साइन पॉजिटिव हो सकता है पेशेंट का क्लिनिकल फीचर में। उसके बाद नेक रिट्रैक्शन, मैं अक्सर कहता हूँ कि गर्दन जो है धनुषाकार बना लेगा पेशेंट। कैसे, नर्सरी में तुम लोग अक्सर देखते हो, पूरा धनुष बना लेता है। इरिटेशन है, मेनिंजियल इरिटेशन का साइन है, मेनिंजाइटिस में वो पॉजिटिव हो सकता है। हम लोग के यहाँ जो पॉजिटिव होता है वो या तो दिमागी सूजन वाला HIE वाला न्यूनेट होता है, या जॉन्डिस वाला न्यूनेट होता है, जिसका जॉन्डिस 20, 21, 22 जाता है उसका। क्यों, समझ में आ रहा है? जॉन्डिस क्या करता है, ब्रेन में वो भी स्वेलिंग कर रहा है, वो भी एक तरीके का अंदरूनी न्यूरॉन्स में क्या रहा है, सूजन की स्थिति पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब भी अंदर न्यूरॉन्स में सूजन होगा और झिल्ली प्रभावित होगी तो नेक रिट्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। जनरलाइज्ड हाइपरटोनिया मतलब सारे हाथ पैर के मसल्स में क्या है, टोन बढ़ा हुआ है, एकदम टाइट, हाथ पैर गर्दन पूरा अकड़ जाएगा, टाइट। इंक्रीज्ड डीप टेंडन रिफ्लक्स एंड प्लांटर रिफ्लेक्स, इसको समझिए क्या है भाई, सुनिए फिर से सुनिए। उसी के लिए मेरा हैमर है, एक हैमर इसमें होगा, देखे हो तुम लोग? हाँ, वो हैमर प्लांटर देखने के लिए ही आता है। हाँ, तो प्लांटर को हम लोग वैसे कैसे चेक करते हैं, नॉर्मली देखो, एक नॉर्मल व्यक्ति का प्लांटर चेक करते हैं। देखे कैसे हुआ, मतलब जब मैं ये जिसे बार बार करोगे ना तो रिफ्लेक्स गायब हो जाएगा, एक ही बार में एप्रोप्रिएट होता है, अब दोबारा करूंगा तो नहीं होगा, अब नहीं होता है, एक बार में ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है। क्या होता है कि जब जैसे कोई नुकीला चीज हम लोग ऐसे करके इसमें करते हैं तो ये अंगूठा आगे जाएगा और बाकी उंगलियां पीछे जाएंगी, ठीक है ना। तो अब बीमारी में कैसे होगा और नॉर्मल कैसे होगा, इसको थोड़ा समझना होगा तुम लोग को।
नॉर्मल व्यक्ति में आमतौर पे जो देखोगे ना तो प्लांटर का जो रिफ्लेक्स होगा वो ऐसे, जैसे एक फैन होता है ना पंखा, तो ऐसे आगे की तरफ आएगा नॉर्मली। लेकिन अगर मेनिंजाइटिस होगा तो क्या होगा कि ये पीछे जाएगा और ये चारों उंगलियां आगे जाएंगी, ये मुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि प्लांटर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और इस पे बैठो जी, इस पे नहीं, इस पे बैठने से तुम्हारा डिप टेंडन देखा जाएगा, डिप टेंडन रिफ्लेक्स कैसा है। इस पे ऐसा बैठो, बहुत छोटा हाइट का है ना, ऐसा बैठो कि तुम्हारा नीचे से पैर जमीन को ना छूए, ना बैठो ना, उसी पे हो पाएगा, बढ़ के बैठो। हाँ, ये झूले रहे, झूलता रहे। तो देखो ये है हमारा टेंडन, यहाँ पे होता है। तो टेंडन पे जब मैं मारूंगा तो ये नॉर्मली कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, देखो देख रहे हो, नॉर्मली आगे जा रहा है। लेकिन अगर इसको मेनिंजाइटिस होगा और मारूंगा मैं, हल्का सा मारूंगा ना, तो ये पूरा आगे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज डिनोट करेगा कि पेशेंट में क्या है, मेनिंजाइटिस है। लेकिन 1.5 साल से ऊपर के बच्चे में, 1.5 साल से नीचे के बच्चे में प्लांटर कैसा मिल सकता है, सॉरी डिप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट मिलेगा। अगर उसको बिठा के मारिएगा तो उसको कोई रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि नर्व के ऊपर शीथ नहीं चढ़ा होता है, इसलिए रिफ्लेक्सेस नहीं आते हैं। रिफ्लेक्सेस आने में 1.5 साल से ऊपर के बच्चों में ही और सियाने लोगों में ही मिलेगा। तो ये हमारा हो गया डिप टेंडन रिफ्लेक्स और प्लांटर रिफ्लेक्स। उसके बाद कोई भी क्रेनियल नर्व की पैल्सी हो सकती है। क्रेनियल नर्व कितना होता है भाई, क्या पेयर होता है, क्रेनियल नर्व अपने आप में बड़ा टॉपिक। देखो क्रेनियल नर्व जो है आमतौर पे देखो ना कि गर्दन के ऊपर जितना है ना, किसी न किसी क्रेनियल नर्व का सप्लाई होता है। जैसे आँख के लिए ऑप्थेल्मिक नर्व होता है, ठीक है। कान के लिए तुम्हारा, आँख के लिए ऑप्टिक नर्व और कान के लिए ऑक्यूलर नर्व, ठीक ना। ये जीभ और इसके लिए ग्लॉसोफेरेंजियल होता है। फिर गला वाले हिस्से के लिए वेगस होता है। तो इस तरीके से किसी भी क्रेनियल नर्व के पैल्सी हो सकती है भाई। अंदर जो ब्रेन है ना, यहीं से डायरेक्ट